हेलो फ्रेंड, दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। आज सीडीपी का क्लास 7 होने जा रहा है। पेडागोजी का क्लास 7 होने जा रहा है। तो आप लोग बिंदास होंगे, बेफिक्र होंगे, अपना सीटेट का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोग सीटेट का क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट से इसका क्लास स्टार्ट कर दीजिए। इस चैनल पे आप लोग का क्लास कराया जा रहा है, तो एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक सब्सक्राइब सब आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चन से लेकर के आए हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप सबों के पास जब भी वीडियो लेकर के आएंगे तो आप सभी के पास पहुंचता रहे समय समय पर। तो चलिए, आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोरता, समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता के बारे में रूढ़िवादिता बनाना। तो आपका इसका आंसर फटाफट से लाइव चैट में बताइए। और आप लोग जितने भी क्वेश्चन, आज 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं, 15 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर सही होता है तो आप लोग अपना स्कोर जरूर इस लाइव चैट के इस वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसका फटाफट से आंसर बताइए लाइव चैट में, इसका क्या आंसर होने वाला है। देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है? समावेशी शिक्षा का संबंध भेदभाव रहित शिक्षा व्यवस्था से माना जाता है। इनमें जो देखा गया है, व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त कर संपूर्ण रूप से शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की जाती है। समावेशन शिक्षा वह व्यवस्था जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है। तो यह समावेशी शिक्षा जैसे हो गया, मतभेदों का ध्यान रखा जा सकता है और सम्मान के आधार पर किया जा सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्पिक की पहचान है? तो ऑप्शन ए में बी को डी के रूप में लिखना या 21 को 12 के रूप में लिखना। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गति। बार बार स्वभाव बदलना ऑप्शन नंबर 4 में है। अपमानजनक व्यवहार। तो आप फटाफट से इसका आंसर लाइव चैट में बताइए। देखिए, इसमें कह रहा है, व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान किस प्रकार हम करते हैं। देखा गया है, जबकि छोटा बच्चा को कहा जाए 12 लिखने के लिए तो वह 21 लिख देता है। अगर 21 लिखने के लिए कहा जाए तो वह 12 लिख देता है। बी लिखने के लिए बोला जाए तो वह क्या करता है, डी लिख देता है। इस प्रकार यह क्या दर्शाता है? देखिए, यदि कोई छात्र बी और डी के रूप को लिखना है तो या 21 और 12 के रूप को लिख देता है। अगर 21 लिखने के लिए बोला जाए तो वह 12 लिख देता है। तो इस प्रकार से उसमें अभी लिखने की शक्ति अभी इस प्रकार से हो गया है, जिसे हम कह सकते हैं, इसे डिसलेक्सिया कह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक का यह भी मानना है, समस्या को पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया भी कहते हैं। इस विकार में बच्चे शब्द या अंकों की सही पहचान नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वह बी को डी लिखते हैं और 21 को 12 लिखते हैं या 12 को 21 लिखते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पठन वैकल्य की पहचान यही होती है जो
कभी भी बच्चे की लिखने संबंधित कठिनाइयाँ हो, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, आप लोग इसे याद रख सकते हैं, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो पठन वैकल्य जो पढ़ने के लिए या इस वैकल्य कहा जाता है, इसे हम कह सकते हैं। जैसे 21 को 12 लिखना, आप लोग को यह समझा चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वावलीनता उसकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद करने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर लाइव चैट में बताइए। देखिए, जब भी किसी भी बच्चा, वे विद्यार्थी जो स्वालीनता है, जो पहचान उनके समक्ष हो, अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती दी जा सकती है। अभिव्यंजन यह एक इस प्रकार से सूचना देता है जिसके माध्यम से बोध उत्पन्न किया जा सकते। इस तरह हम कह सकते हैं कि विशिष्ट भाव को अभिव्यक्त करते हुए ग्रहणशीलता संचार एक ऐसा संचार होते हैं, उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। ग्रहणशीलता संचार का संबंध यथार्थ युक्त संचार में माना जाता है। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। वे विद्यार्थी जो दिव्यांग हैं, उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन में देखिए, सुलभ इमारतें या अवसंरचना। ऑप्शन 2 में विद्यार्थी का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों के लिए सहानुभूति या दया दृष्टि दिखाना, दया सहानुभूति दिखाना। तो कभी भी आप लोग को विद्यार्थी के समक्ष सहानुभूति या दया इस प्रकार से नहीं दिखाना है, और कभी भी पक्षपात नहीं करना है विद्यार्थी को। और इसमें आप लोगों को देखा जाए, दिव्यांगता के लिए किसी भी स्टूडेंट अगर दिव्यांग है तो उस स्टूडेंट को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए? तो स्टूडेंट जो दिव्यांग है, उस स्टूडेंट के लिए किसी भी प्रकार का 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, एक मंजिल से दूसरे मंजिल से तीसरे मंजिल, इस तरह से आप उस मंजिल को नहीं बना सकते हैं। उसे एक सिंपल सा होना चाहिए जो कि उसके अंदर ही स्टूडेंट पढ़ सके। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो दिव्यांग बच्चे के लिए कभी भी 1 सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर नहीं होना चाहिए, जिससे कि बच्चे में कठिनाइयाँ हो सके चढ़ने उतरने में। तो दिव्यांगता के लिए यह सफल समावेशन आवश्यक है। और अगर इसमें देखा जाए, जो विद्यार्थी दिव्यांगता है, उनके फल स्वरूप समावेशन के लिए सुलभ अवसंरचना इमारतें की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत उन्हें समान शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे विद्यार्थी के साथ किस प्रकार भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। शिक्षक की भूमिका उसमें सहयोगात्मक होती है। तो
शिक्षक उसका सहयोग करते हैं और उस बच्चे की हमेशा देख रेख करते हैं, किस प्रकार से हम उस स्टूडेंट को शिक्षा दे सके, अधिक से अधिक उसे सहयोगात्मक करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, तो ताकि आप सबों तक इस प्रकार का वीडियो पहुंचता रहे। तो आप लोग अगर एक क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम 4-5 क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं। तो अगर एक क्वेश्चन से आप लोग का 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होता है, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है, किसी किसी क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग इस 15 क्वेश्चन को कभी भी आप लोग को मिस नहीं करना है, लास्ट तक आप लोग बने रहिए और अपना तैयारी बेहतर ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। और आने वाले अगला सीटेट आप लोग हर हाल में निकाल सकते हैं अगर इस चैनल से आप लोग जुड़ जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थी को सम्मिलित करने में सहयोग होगा? तो ऑप्शन ए में कार्य प्रासंगिकता, मूल्य प्रामाणिकता को कम करना, आसपास में खतरों और विकर्षण को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। देखिए, कभी भी विद्यार्थी में विविध अधिगम प्राथमिकता के द्वारा, जैसे अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थी को आसपास के खतरे और विकर्षण को कम करने में सहायक मिलती है। ऐसे विद्यार्थी को अगर खतरों की जानकारी दी जाती है तो वह अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही विद्यार्थी का मूल्य रूप से परिघटनाओं के बारे में सचेत हो जाता है, वो जान जाता है सभी घटनाओं के बारे में, अभ्यास हो जाता है, मानसिक रूप से सशक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे अभ्यास व विविध अधिगम गतिविधि के संक्षिप्त बने रहते हैं। पहले से उसे इस चीज़ का अभ्यास हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाए तो आसपास के खतरों में कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके, चर्चा करके, सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए, व्यवहारवादी अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिपादक शिक्षण। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। देखिए, पहले विद्यार्थी स्वयं पहल करके, चर्चा करके, भागीदारी को सीखते हैं। सबसे पहले आप समझिए, सामाजिक संरचनावादी का सिद्धांत पर आधारित
कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके या फिर चर्चा करके सक्रिय रूप से भागीदारी करके सीखते हैं। सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों का विशेष बल दिया जाता है जिससे वह आगे सीख सके, अट्रैक्ट कर सके। इनके माध्यम से ही जीवन संबंधित अनेक समस्याओं का उन्मूलन किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट से बताइए। आप लोग को पता चल ही गया होगा किस प्रकार आपका यह आंसर कौन सा आंसर होने वाला है। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक संरचनावादी। इस तरह से क्वेश्चन 6 सॉल्व होता है। तो आप लोग इस तरह से एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका कितना आगे सॉल्व होते जाता है देखते चलिए। और इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिए ताकि 15 क्वेश्चन के साथ साथ आपका 30 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो सकता है अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन, अधिगम सार्थक अधिगम किसको कहते हैं? मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न किया जाता है। सार्थक अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। सार्थक अधिगम तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका 4 लग रहा है तो आप लोग इसका आंसर फटाफट से दे सकते हैं। देखिए इसमें सार्थक अधिगम हम पहले जानेंगे कहता किसको है। देखिए सार्थक अधिगम के अंतर्गत जो उसमें आता है व्यापक विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। सार्थक अधिगम का स्वरूप व्यापक होता है। इससे बालक का संग्रह रचनात्मक विकास होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से सार्थक अधिगम का बहुत सारा आगे हम बता भी चुके हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर होने वाला है 4 हो जाएगा। विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की प्रक्रिया। इस प्रकार से सामाजिक रचनावादी सिद्धांत ये सब अगर आ जाए, रचनात्मक विकास, समालोचनात्मक, ये जितने अगर सम्मिलित ये सब आ जाता है सम्मिलित में तो आप कह सकते हैं वो सार्थक अधिगम है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के में निम्नलिखित में से किस का वकालत नहीं की गई है? तो संरचनात्मक समाज पर बल, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो आप लोग इसमें से बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा जो बताया गया है वह वकालत क्या नहीं है। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो संरचनात्मक समाज पर बल दिया जाना। इसके बाद आप देख सकते हैं
पाठ्यक्रम में वृद्धि, यह तो बताया नहीं गया। मूल्यांकन, ये तीनों आपका नहीं हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आप कर सकते हैं। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बी, सी और डी का इसमें वकालत नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आप लोग का सीटेट का तैयारी बहुत ही आसानी से और बिल्कुल ही फ्री आप लोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लास कीजिए और अपना तैयारी में जुट जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी फ्री में बिल्कुल ही मुफ्त तैयारी कर सकते हैं, नो पेड क्लास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा योग्य में प्रक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? तो ऑप्शन देखते हैं। किसी विशेष रुचि के क्षेत्रों में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्य पत्रिका करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, नकद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षण की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन के लक्ष्य, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय के अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुण लक्ष्य, दूसरों से पीड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा उन्मुख लक्ष्य। आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो इसमें बताया गया है किसी भी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्रों में अगर क्षमता देखा जाए तो कार्य पत्रक करना एक प्रक्रिया स्वरूप माना जाता है, जबकि महारत हासिल करने के लिए दिशा में उन्मुख लक्ष्य सामान्यतः लक्ष्य अभिविन्यास का प्रतीक माना जाता है। तो आप लोग फटाफट से देखिए और इसका आंसर बताइए। और इसमें बताया गया है जो लक्ष्य अभिविन्यास का मुख्य उद्देश्य अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है, जिसे अनेक माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम अनेकों माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट से बताइए 9 का क्या होने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। किसी विशेष रुचि क्षेत्रों में क्षमता सुधार करने के लिए कार्य पत्र करना या महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थी के अधिगम के सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रटकर याद करने पर बल देना, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। तो आप लोग को पता होगा कभी भी किसी प्रकार की परीक्षाओं की या भय पैदा नहीं करना है बच्चों में। किसी भी प्रकार का बच्चों को कभी रट कर याद करने पर बल नहीं दिया जाएगा, जो रट कर के याद करो। आगे किसी भी प्रकार की पनिशमेंट भी नहीं दिया जाना चाहिए और निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा भी नहीं दिया जाना चाहिए। जो आप निष्काम सुनते हैं किस प्रकार से इसे आगे किया जाए, तो इस प्रकार से हम निष्क्रिय शब्द को जब भी देखेंगे तो उसे कट कर देंगे। कभी भी निष्क्रिय नहीं करना है, हमेशा सक्रिय करना है। बच्चे को सक्रिय एक्टिव रखना है, सक्रिय हमेशा बच्चे को रखना है। तो आपका ऑप्शन तीनों गलत हो जाएगा। तो बच्चों में पूर्व ज्ञान से संबंधित जोड़ना, संबंध जोड़ना, पिछले का ज्ञान में आगे की ज्ञान को जोड़ देना। अगर पहले से बच्चे 2 +
2 + 3 करने जानता है, तो 2 + 3 करने जानता है 5 होता है। अगर उसी में हम आगे दे देंगे 4 + 1 क्या होता है, तो वह भी 5 होता है। इस प्रकार से अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए तो अगर पहले बच्चे एक पेंसिल के द्वारा लिखा जाता था, इसके बाद अगर उसे एक पेन दे दिया जाए, लिखने के लिए, तो वह क्या करता है, तो वह उससे भी अट्रैक्ट करता है। जो यह भी पहले पूर्व ज्ञान से अगर न्यू ज्ञान में आते हैं, तो पूर्व में हम पहले पेंसिल से लिखने का ही काम करते थे, आज भी हम पेंसिल से लिखने का ही, कलम से लिखने का ही काम करते हैं। तो इस प्रकार से वह पूर्व ज्ञान से ही आगे न्यू ज्ञान में वह संबंध अगर जोड़ा जाए तो उससे भी ज़्यादा विद्यार्थी अट्रैक्ट करके सीखता है। तो वह उसको अगर इस प्रकार से आप देखा जाए तो उसको पेंसिल दे दिया जाए तो वह उससे लिख रहा है, अगर उसको पेन दे दिया जाए तो वह भी उससे कुछ क्रिएट करेगा और सोचेगा तो यह तो पेंसिल है, पेंसिल के द्वारा ही अगर पेन को देखेगा तो बोलेगा पेन भी पेंसिल है, यह भी इसके द्वारा भी लिखा जा सकता है। यही उसका बच्चों का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, यह तो गलत हो गया। एक परिस्थिति बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। भ्रांतियों के परिचयोत्तर हेतु प्रयोग एवं अवलोकन करने का अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। फिर भी अगला देखते हैं। विद्यार्थियों के पूर्व मान्यताओं के विकल्प के अवधारणाओं को अनदेखा करना, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी के बीच किसी कार्य की संरचना सामाजिक सुसाध्य करने के लिए सहायक है। तो ऑप्शन देखिए, प्रतियोगिता, चर्चा संवाद, यहाँ चाचा लिखा गया है, चर्चा संवाद, वेधन और अभ्यास और दंड। तो आप इसका आंसर फटाफट से बताइए 12 का क्या होने वाला है। देखिए इसमें बताया गया है संरचनात्मक समाज के सुसाध्य करने में क्या सहायता होती है। तो विद्यार्थी का अधिगम को जब सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षिका को बच्चों का पूर्व ज्ञान से संबंधित किया जाना चाहिए, जो कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो चर्चा एवं संवाद के लिए यह माध्यम ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थी के मध्य किसी भी कार्य की संरचनात्मक पक्ष को सुसाध्य करने में सहायता माने जाते हैं। तो चर्चा एवं संवाद सामूहिक व्यक्तिगत दोनों विधि में होते हैं। इसके बाद भ्रांति जो दूर हो जाती है, उसके साथ समग्र जटिल प्रश्नों का स्वतः ही सुनिश्चित करना संभव समाधान हो जाता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है आपका चर्चा और संवाद। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए, आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इसका आंसर
प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थी में डैश को सक्रिय करना चाहिए। क्षमता को अस्थायी मानने की अवधारणा, क्षमता में वृद्धिशील होने की अवधारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना, हीनता की भावना। तो 13 का आप लोग फटाफट से बताइए आंसर क्या होने वाला है। देखिए, कभी भी प्रभावी अधिगम के लिए एक शिक्षिका को विद्यार्थी में हमेशा क्षमता में वृद्धि होने का धारणा को सक्रिय करना चाहिए। शिक्षक हो या शिक्षिका, उसे वृद्धि में धारणाएं को सक्रिय करना चाहिए। शिक्षा में अस्थायी धारणा या उसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा भावना, सक्षम पर सक्रिय भावना कम पड़ता है। तो क्षमता में वृद्धि होने के धारणा अधिक बढ़ जाता है और अधिगम क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दंड से बचने के लिए गृह कार्य देना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना, प्रतियोगिता के जीतने के लिए शतरंज सीखना, विद्यार्थी के प्रभावित करने के लिए एक नृत्य में भाग लेना। साथियों हो, विद्यार्थी हो, जो भी हो, उसे प्रभावित करने के लिए किसी भी एक नृत्य में भाग लेना। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए, आंसर क्या होने वाला है। देखिए, जब भी किसी भी चीज़ का हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह सम्मिलित होने तथा बाहर प्रेरणा जो है उसका उदाहरण नहीं है, लेकिन अभिप्रेरणा का तात्पर्य है कि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। कभी भी वाद विवाद तर्क संवाद का माध्यम है। तो इनमें ज्ञान का अभिप्राप्ति नहीं होती है, तो बाह्य अभिप्रेरणा से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अगर कहीं हम चलते चलते अगर किसी पोस्टर को पढ़ रहे हैं तो उससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होती है। कहीं चलते चलते अगर किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो पेड़ पौधे को देख रहे हैं तो किस प्रकार से पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, क्यों बड़े हो रहे हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं, तो हम चलते चलते किसी न किसी कार्य को, किसी न किसी ज्ञान को हम प्राप्त कर जाते हैं। किसी प्रकार से अनेकों प्रकार से हम सभी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहीं हम इन्वायरमेंट में, वातावरण में गए, किसी भी प्रकार से हम अपना ज्ञान को प्राप्त करें। चलते चलते हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसका बताइए क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 का होने वाला प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना यह अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए, ये सब आप लोगों को बता ही चुके हैं। जो किसी भी प्रकार से आप साथियों के साथ नृत्य करेंगे तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। दंड से बचने के लिए बच्चे गृह कार्य करते हैं, ये भी सही है। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये भी सही है। लेकिन यह अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो चलिए देखिए, डैश के प्रयोग से विद्यार्थी के उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम में कमी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी, सामाजिक सहयोग इसके बाद होने की संभावना में कमी, इसमें वृद्धि, सामाजिक बहिष्कार में सुधार। तो
तो आप लोग बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है। देखिए, सामाजिक सहयोग में प्रयोग से विद्यार्थी इस प्रकार सीखता है जो वृद्धि होने की संभावना होती है। रूस के एक मनोवैज्ञानिक था जो कि लेव वाइगोस्की के नाम से मशहूर है। तो ये एक बालक पर समाज में इस प्रकार से यह दिया है जो अंतः क्रिया के माध्यम से जीवन के बुनियादी ज्ञानों को अवगत कराना होता है। तो परिवार के बाद व्यक्ति समाज से ही संवर्ग करके सीखता है, समाज के संपर्क में रह करके सीखता है। ऐसे समाज की भूमिका अतिरिक्त प्रासंगिक मानी जाती है जो समाज सहयोग ज्ञान का विस्तृत माध्यम है। समाज ही ज्ञान का विस्तृत माध्यम है। पहले तो हम लोग समाज से ही अट्रैक्ट करके सीखते हैं, इसके बाद परिवार से भी सीखते हैं। समाज, परिवार या आप लोग का प्राथमिक हो गया। तो इसके बाद द्वितीय कारक में देखा जाए तो विद्यालय हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। तो ये सब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए, आज का 15 क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर होने वाला है 3। ऑप्शन इसका हो जाएगा 3, सामाजिक सहयोग में वृद्धि। तो चलिए, आप लोग फटाफट से 15 में कितना आप लोग का आया है तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए जो कितना आप सही कर पाए हैं। और आप लोग इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे। सीटेट का क्लास अब जोरदार से स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग इस क्लास को मिस ना करें। फटाफट आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता सकते हैं जो आप सीटेट का तैयारी बिल्कुल ही मुफ्त में कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका सीटेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है तो आप जा करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं बिल्कुल ही मुफ्त। आप लोग फटाफट से अपना स्कोर बताइए, फिर हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। आप कितना सही कर पाए 15 में, तो आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए और इसके बाद हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।